और यह राष्ट्र क्या है, यह राष्ट्र कैसे शुरू होता है, इसकी क्या कल्पना है भाई। राष्ट्र हमारी आस्थाओं, परंपराओं, सरोकारों का एक भावनात्मक लगाव है जिसे हम राष्ट्र कहते हैं। हर फंक्शन में, सरकारी हो गैर सरकारी हो, अक्सर आपने देखा होगा कि सरकारी फंक्शन हो, संवैधानिक फंक्शन हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई गृह मंत्री हो, कोई सरकारी पद का व्यक्ति आए, तो आप देखें कि दो चीजें होती हैं। एक तो जनगण होता है, क्योंकि वो हमारे विधान का हिस्सा है। उसकी एक प्रक्रिया है कि जब वो होगा तो सबको खड़ा होना है। यह बात अलग है कि कुछ लोग नहीं खड़े हो रहे थे, उन्हें हम परमानेंटली खड़ा कर देंगे, वो खड़े रहेंगे, चिंता मत कीजिएगा। वो जनगण पूरा होने के बाद भी खड़े रहेंगे, ध्यान रखिएगा, अगले 10 साल में। लेकिन ये जो मंच पर संत महाराज बैठे हैं, यह हर फंक्शन के अंदर दीपों को जो जागृत किया जाता है, यह दीपों का जागृत करना, इन पे मंत्रोच्चारण करना, यह मेरे राष्ट्र का हिस्सा है। यह सरकारी फंक्शन हो तब भी होता है और गैर सरकारी हो तब भी होता है। बनारस से मैंने यह बात शुरू की है, मुझे खुशी है कि यहां भी उसको दोहराया गया। आप जब भी किसी गैर सरकारी फंक्शन में जाएं, जहां कोई संविधान की बाध्यता ना हो और संविधान पर बैठे हुए लोग या संसद की शपथ लिए हुए लोग भी अगर मंच पर बैठे हों, तो भी जब दीपों को आप जागृत करते हैं तो साथ में मंत्रों का उच्चारण कंपल्सरी कर दीजिए। यह ऐसे फंक्शनों से होगा और फिर दिल्ली में भी शुरू हो जाएगा। और यह बात कहते में मेरा यकीन है, विश्वास है। इस 3 साल के दौर में मैंने बहुत कुछ कहा है, सुना है, और इसलिए यकीन है कि अगर आप किसी बात को बाबुलंद आवाज को अपने पूरे विश्वास के साथ, धैर्य के साथ जब आप कहेंगे, हो सकता है 20-25 साल पहले आपकी आवाज कोई सुनता ना हो। जिसका जिक्र जगदीश भाई कर रहे थे, 370 को आपने बहुत सालों से सुना, लेकिन 35A को आपने मई 2014 से सुनना शुरू किया। चीफ जस्टिस तक नहीं जानते थे यह आर्टिकल 35A क्या भला है। हमने कहा 370 की जड़ में यही सबसे खतरनाक है। चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया, नहीं दिया, वो तो चल रहा है अभी भी। लेकिन उस वक्त हमें यह लगा कि अगर रात के 1 बजे भी, 2 बजे भी, दोपहर में, शाम में, जहां मौका मिले, वहां आर्टिकल 35A के अंदर जो भारत राष्ट्र विरोधी ताकतों ने जिस तरीके से उस धारा को मई 1954 के अंदर चुपचाप से भारत के संविधान में जोड़ा, इसको सच सच चिल्ला चिल्ला के बताइए। 100 से ऊपर सभाएं की, सिर्फ हमने यह बताया कि यह है क्या। इसलिए मैंने कहा कि 2014 के बाद मुझे इस बात की खुशी है कि संसद में सांसदों की कम सुनता है, इस देश के लोगों की आवाज ज्यादा सुनता है। और आवाज पहुंची सत्ता के कान तक। और इस होड़ में मत पड़िए, इस क्रेडिट लेने की भागदौड़ में शामिल मत होइए। हमारा नाम होना चाहिए, हमें लोग जाने। माफ कीजिए, यह बीमारी नहीं है। जिन्हें मंचों पर जनवाने की जरूरत है वो करें। राष्ट्र के लिए अगर काम ईमानदारी से करना है, जहां हैं
जैसी भी स्थिति में है अपनी योग्यता और सामर्थ्य के तहत आप अपने आप चुन लीजिए। मेरा दावा है, विश्वास है, 3 साल के अंदर, आप जानते हैं मैं एक आम आदमी की तरीके से नौकरी कर रहा था, कोई नई बात नहीं हुई, और आज भी आम आदमी हूं। आप अपनी बात को तर्कों पे, तथ्यों के साथ, रेफरेंस के साथ बाहर रखेंगे, आवाज गूंजती है, जोर से गूंजती है, और जब लोगों को उस आवाज का जवाब नहीं मिलता तो धारा 370 भी हटती है और 35 भी हटती है। हमें इसकी कोई किसी किस्म की बाल बराबर भी हमें इस बात की कोई इच्छा नहीं है कि कोई हमको जाने। हम नहीं चाहते कि हमें जाने भाई। अनजान होकर के बड़े काम कर सकते हो, जनवाने की जब आदत बन जाती है तो फिर चिंता होने लगती है कि एमएलए की टिकट कब मिलेगी। देश में पहले ही बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं, उन्हें चुनाव लड़ने दीजिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। और मंच पे महाराज बैठे हैं, संत जी बैठे हैं। मैंने बनारस में भी कहा, इलाहाबाद में भी कहा, जोर से कहता हूं, जब सबका काम बटा हुआ है, जो हमारी आदर्श परंपरा थी, तो राजनीति के खिलाड़ियों को साधु और संत मत बनाइए। उनसे किसी साधु होने की उम्मीद मत कीजिए। और साधुओं से मेरी विनती है, संतों से मेरी विनती है कि आप राजनीति में मत जाइए। हर खेल के नियम है, जिस खेल को आप जानते हैं वो राजनीतिक नहीं जानता, और जो राजनीतिक का खेल है वो आप नहीं जानते, क्योंकि आपने जो वस्त्र धारण किया है वो राजनीति को शोभा नहीं देता। इससे हमारा नुकसान होता है, क्योंकि जब आप राजनीति में जाते हैं, भोले वाले लोग आप समझते हैं कि जो दिखता है वही होता है। वहां ऐसा नहीं होता। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता नहीं है वो दिखता है। आप इसमें फंसते हैं। और जो इस देश में गेरुआ वस्त्र से डरते हैं, वो आपको ऐसी ऐसी चीजों में, माया जाल में फंसाते हैं, जिससे हमारी आत्मा आहत होती है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, भारतीय राजनीति में जो खेल खेला जा रहा था उसमें आदर्शवाद की जगह नहीं थी। जिस दिन आपने खेल को खेल की भाषा में खेलना शुरू किया तो 19 साल के विजनरी का गुलाब का फूल और विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री का गणित फेल हो गया, और जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कितना पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी बोलता है कि नहीं बोलता, टाई पहनता है कि नहीं पहनता, क्या खाता है कि नहीं पहनता, उसी ने पूरी राजनीति पलट दी है। इसलिए राजनीति में आपकी डिग्री काम नहीं आती। राजनीति में जो आपके मध्य मुकाबिल है उसको पटखनी कैसे दी जाती है, इसका हुनर सीखना होता है। राजनीति में कोई नियम नहीं होते। ये जो हमारे यहां लोगों को बड़ी आदत पड़ गई है, देखिए ये पॉलिटिकली ठीक नहीं है। सत्ता पे जाओगे तब पॉलिटिक्स ठीक करोगे, तो पहले सत्ता पे पहुंचो। सत्ता पे पहुंचने का जो रास्ता दूसरों ने अपनाया था, आपके आदमी ने उससे 10 गुना बड़ा रास्ता ढूंढ लिया है। इसलिए अब कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। बोला अब तो मेरी चलेगी। अब तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूं? जब तुम्हें ठीक लग रहा था तब तुमने हत्याएं भी कराई, देश के दुश्मन देशों के साथ मदद भी ली। भारत के 100 करोड़ सनातनियों का सबसे पवित्र वस्त्र, तुमने उस गेरुए को भगवा आतंकवाद भी कहा। तुमने सेना के एक कर्नल को गिरफ्तार करके सेना के प्रति भारत के लोगों की जो आस्था है उसको भी तुमने धूमिल किया। अब तो इस खेल के नियम मैं बनाऊंगा और मैं ही चलाऊंगा। और जब आपने खेल के नियम बदले, जब आप नहीं बदल रहे थे, तो हर आदमी आपको ज्ञान दे रहा था कि ये तो गॉडसे के लोग हैं, ये तो गांधी के हत्यारे लोग हैं, ये तो संविधान बदल देंगे, ये तो ये कर देंगे। जैसे ही ये कहा जाता था
दिल्ली में एक पार्टी हांफते हांफते गिर जाती थी, लेकिन जब गुजरातियों ने जो काम 1947 में आपने किया था, जिसके कारण आज तक हम ये भोग रहे हैं, उसका प्रायश्चित आपने 2014 में किया।